चले जाए पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि का उत्सव ही मनाते हैं। महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि का उत्सव चल रहा है। यहाँ हर दिन भोलेनाथ नए नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 29 फरवरी से ये उत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें हर दिन महाकाल का नया श्रृंगार होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रूप से महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी हो रही है। इन दिनों महाकाल अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव को लेकर खूब रौनक है। हर दिन यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिन्हें हर दिन महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर 29 फरवरी से महाकालेश्वर मंदिर में वस्त्र धारण श्रृंगार से उत्सव की शुरुआत हुई। 9 दिनों के इस उत्सव को लेकर महाकाल का हर दिन अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और फिर भक्तों को उन्हें उनके उन स्वरूपों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। वस्त्र धारण श्रृंगार के बाद 1 मार्च को शिव भक्त बाबा महाकाल के शेषनाग रूप का दर्शन कर चुके हैं। उसके अगले दिन 2 मार्च को घटाटोप स्वरूप में महाकाल दर्शन दे चुके हैं। 3 मार्च को छबीना स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। 5वें दिन होलकर श्रृंगार, तो 6ठे दिन मन महेश श्रृंगार, 7वें दिन उमा महेश श्रृंगार होता है। उसके बाद 8वें दिन शिव तांडव श्रृंगार का भक्त दर्शन कर सकेंगे और 9वें दिन यानी महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को महाकाल का सेहरा श्रृंगार होगा। लगातार 9 दिन तक 9 उत्सव के रूप में भगवान को उत्सव स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग मुखार बिंद है, उन मुखार बिंद का स्वरूप जो आप देखेंगे, जो सवारी में निकलते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप में दर्शन कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से 9 दिनों तक शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में ये उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान अतिरुद्र, लघु रुद्र आदि पाठों का उच्चारण और वैदिक पूजा अर्चना होती है। बाबा को आकर्षक रूप में सजाया जाता है। ज्योतिर्लिंग को फलों की माला, मुंडों की माला, नागफनी, कुंडल, अलग अलग वस्त्र आदि धारण कराए जाते हैं। इस दौरान भगवान महाकाल को छत्र धारण करने की परंपरा भी है। महाकाल के तो दर्शन हमेशा से दिव्य और भक्तों के लिए हमेशा करुणामय रहे हैं, पर शिव नवरात्रि में अगर भक्त भगवान के दर्शन पूजन या स्मरण मात्र से भी भगवान को कई गुना भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, पुराणों में भी उल्लेख है। तो भगवान महाकालेश्वर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। शिव विवाह की तैयारी के साथ साथ यहाँ भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बस एक महाकाल का धाम ही है जहाँ शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी हो रही है, क्योंकि शिव विवाह के इस पावन दिन पर देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के अलावा विश्वनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि की तैयारी हो रही है। 8 मार्च से पहले यहां 3 दिन तक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को 10 लाख शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। इसलिए भक्त केवल झांकी दर्शन कर सकेंगे, यानी वो सिर्फ बाबा विश्वनाथ को निहार सकेंगे। सज रही बाबा विश्वनाथ की नगरी, मंगल गीतों से गूंज रहा पूरा काशी धाम। वाराणसी में महाशिवरात्रि का महा आयोजन। 36 घंटे बाबा विश्वनाथ देंगे अनवरत दर्शन। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार भव्य और दिव्य तौर पर सजाया संवारा जा रहा है। महाशिवरात्रि से पहले धाम में 3 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। एक नई चीज हमने प्रारंभ की है। दिनांक 4, 5 और 6 तारीख को 3 दिन हम लोग इस बार मंदिर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेंगे।
इस बार देश और दुनिया से शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस साल 10 लाख से ज्यादा की तादाद में श्रद्धालु काशी पहुंच सकते हैं। लिहाजा महाशिवरात्रि पर बाबा के शिवलिंग के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। भक्तों के लिए केवल झांकी दर्शन यानी भक्त केवल बाबा विश्वनाथ को ही निहार सकेंगे। दरअसल महाशिवरात्रि को लेकर होने वाली भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत शिवरात्रि पर्व पर भक्त बाबा के शिवलिंग का स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन एलईडी स्क्रीन के जरिए भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। इस बीच ये भी फैसला लिया गया कि 7 और 8 तारीख की मध्य रात्रि मंगला आरती के बाद से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। लगातार बाबा विश्वनाथ 36 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान सभी आरती स्थगित रहेंगी। फिर 9 तारीख से सभी आरती रोज की तरह शुरू कर दी जाएंगी। दिनांक 7 तारीख को हम लोग दिन भर तैयारी करेंगे। 7-8 की रात में मंगला आरती के बाद से ही 36 घंटे निर्बाध दर्शन का जो क्रम है प्रारंभ हो जाएगा। 8 तारीख की रात में 9 तारीख के प्रातःकाल वाला जो समय होता है वो चूंकि 1.5 घंटे के अंतर हमारी 4 आरतियां चलती हैं रात भर और लगातार दर्शन चलते रहते हैं 36 घंटे के, तो उस दिन मंगला आरती स्थगित रहेगी। मंगला आरती उस दिन नहीं होगी। ये महाशिवरात्रि के पर्व पर भी आम दिनों की तरह से मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। महाशिवरात्रि का दिन शिवजी के लिए बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने सावन महीने में कांवड़ यात्रा के बारे में सुना होगा, लेकिन फागुन महीने में भी कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। तो क्या ये आप जानते हैं? हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। जी हाँ, ये कांवड़ यात्रा दरअसल महाशिवरात्रि को लेकर विशेष है, क्योंकि इस दिन शिव भक्त गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बोलबम का नारा, भोले का सहारा, हर हर महादेव का जाप, महादेव का आशीर्वाद। मां गंगा के घाट पर श्रद्धा अपार, आस्था अपरंपार। इन दोनों हरिद्वार की धरती पर भक्ति की उमंग और आस्था का हर रंग बिखरा है, क्योंकि मौका है फाल्गुन कांवड़ का। और हरिद्वार में इन दिनों हर की पैड़ी पर गंगाजल लेने पहुंच रहे भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। महादेव के मतवारों का जोश कुछ ऐसा है कि उनके नाम के सिवा और कुछ न इन्हें सुनाई देता है न दिखाई देता है। हर साल आते हैं यहाँ कांवड़ जल लेने बाबा का, ठीक है। हम आगे अपने काशीपुर मोटेश्वर मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। एक श्रद्धा पूर्वक आते हैं, जो मन में लोगों की इच्छा होती है वो उसको जा ही नहीं गया था। या भोले बाबा की श्रद्धा क्या, जो मांग लो वही दे देते हैं, इसलिए इनके भगत हैं। इनकी बारात में हमें शामिल होना था, इसलिए हम अपना जल के लिए आए। कहाँ जाओगे कांवड़ लेके? भैया जी काशीपुर। कैसे लेके जाओगे कांवड़? भैया पैदल। मन्नत हमारी पूरी हो गई है, हम इसलिए कांवड़ लेने आए। फागुन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोले की टोलियां कांवड़ ले निकल चुकी हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ ले पहुंचे भक्तों की भीड़ उनका उत्साह और उल्लास बताने के लिए काफी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दिन विशेष है तो उसके लिए विशेष उपाय भी जरूरी है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर गंगाजल से उनका अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भक्तों की भीड़ अपार है और आस्था अपरंपार है। मुदिता अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राम की नगरी उत्सव में डूबी हुई है। रामलला के विराजमान होने के बाद से यहां भक्तों की आस्था चरम पर है। इसी कड़ी में राम की नगरी अयोध्या में भक्ति उत्सव का आयोजन किया गया है। और इस भक्ति उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े संगीत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद हर तरफ उत्सव सा माहौल है। मठ मंदिरों से लेकर अयोध्या की गलियों और सड़कें
भक्ति भाव से विभोर रहने लगी हैं। हर कोई भगवान राम की धुन में मगन नजर आता है। सुबह श्रद्धालु प्रभु राम का आशीर्वाद लेते हैं तो शाम में अयोध्या में राम उत्सव के आनंद में डूब जाते हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में 2 दिन के भक्ति उत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के संगीत की दुनिया से जुड़े नामचीन हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनूप जलोटा के भजन ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया तो लोक गायिका मालिनी अवस्थी के भोजपुरी भजन ने सबका मन मोह लिया। भक्ति उत्सव यानी आपके जिसमें भी आस्था हो, आप उसकी भक्ति और उस भक्ति का उत्सव यानी कलाओं में किस प्रकार से भक्ति का उत्सव मनाया है, ये हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिवसीय उत्सव में, और ये वार्षिक उत्सव है, हर साल आयोजन उसका हुआ करेगा। जब से रामनगरी में रामलला अपने नए मंदिर में पधारे हैं, तब से अयोध्या का वातावरण ही बदल गया है। यहाँ पर हर रोज 2.5 से 3 लाख पहुँच रहे हैं। भले ही दिन बदलता है, लेकिन उत्साह और उत्सव भक्तों में अभी भी बरकरार है। भक्ति उत्सव में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या का मतलब भी बताया। आज सबके चेहरे प्रसन्न हैं। या अयोध्या, तो अयोध्या का मतलब केवल अयोध्या नहीं होता, इसके चारों ओर का बहुत बड़ा समाज भी इसमें आता है। 22 जनवरी से अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन देश के अलग अलग प्रांतों से आए संगीत साधकों ने अपनी कला से भक्ति उत्सव को और भी भव्य बना दिया। ये भक्ति उत्सव हर साल राम की नगरी में पूरे धूमधाम से आयोजित किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तडोबा महोत्सव में कई तरह के रंग देखने को मिले। हेमा मालिनी के गंगा बैली नृत्य के साथ इस 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस महोत्सव के जरिए जंगल और नदियों को बचाने का संदेश दिया गया। इस महोत्सव का अहम मकसद वन जीव संरक्षण है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के पैर जब थिरकने लगे तो लोग देखते ही रह गए। हेमा मालिनी की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। युगों युगों से आस्था का केंद्र रही गंगा नदी की यात्रा और उसकी धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विशेषता को हेमा मालिनी ने बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया। मौका था तडोबा महोत्सव का, जिसमें हेमा मालिनी ने गंगा बैले नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया। वन, जंगल, नदियों को बचाने के लिए आम लोगों को आगे आने का संदेश देते हुए गंगा बैले नृत्य के साथ 3 दिवसीय ताडोबा उत्सव का समापन हुआ। गंगा इज अबाउट द नेचर, द वाटर, द रिवर, इसका शुद्ध रखना, अंदर उसके ऊपर पूरा जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब चीज इस गंगा में प्रस्तुत किया गया है। ताडोबा महोत्सव का मुख्य मकसद वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ प्रदर्शन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देना है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की ग्लोबल ब्रांडिंग के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चांदा क्लब मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय ताडोबा महोत्सव का आगाज भी शानदार तरीके से हुआ था। इस महोत्सव में एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। 62,724 पौधों की मदद से भारत माता लिखकर ये रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 26 तरह के स्वदेशी प्रजाति के पौधे शामिल थे। महोत्सव के दूसरे दिन कुमार विश्वास की कविताओं का भी लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। तुमने मान लिया था। आखिरी दिन गंगा बैले नृत्य के साथ इस महोत्सव का समापन हुआ। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भले ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आपको बता दें तापमान अब दिन में बढ़ रहा है, मगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की रंगत इन दिनों उजली उजली सी नजर आ रही है। चाहे कश्मीर हो या फिर हिमाचल और उत्तराखंड, हर तरफ स्नोफॉल जबरदस्त हो रहा है। बिल्कुल, बारिश और बर्फीले माहौल की कुदरती खूबसूरती को निहारने के लिए सैलानी इन दिनों यहां पहुंचे हैं। वहीं भारी बर्फबारी के बीच स्थानीय लोगों की जिंदा दिली भी विपरीत हालात में हिम्मत देने की प्रेरणा दे रही है। पहाड़ों की हसीन वादियां इन दिनों बर्फ से गुलजार हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर, बर्फ से लदी ये घाटियां मानो उत्सव मनाने का संकेत दे रही। पहाड़ों पर बर्फ का डेरा, उस पर गुजरते बादलों की एक कुदरती खूबसूरती निहारने सैलानी पहुंचे हुए हैं। कश्मीर में तो चाहे कुपवाड़ा हो या फिर करगिल द्रास इलाका, पिछले 3 दिन से इन जैसी और कई जगहों पर हो रही भारी बर्फबारी ने मानो शीत युग के दर्शन करा दिए। हालांकि आने वाले दिनों तक मौसम धीरे धीरे साफ होगा। रविवार को श्रीनगर में सूरज तो दिखा, लेकिन अभी भी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में इस सर्दी की सबसे भारी और भीषण बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कुपवारा जिले के मत्सिल सेक्टर में 5 से 6 फीट बर्फबारी पिछले 3 दिन के दौरान हुई है। ऐसा ही कुछ हाल करगिल द्रास का भी है। द्रास में भी 3 से 4 फुट बर्फबारी पिछले 3 दिन के दौरान हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम बेहतर होगा और बर्फबारी थम जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में बर्फीले तूफानों का खतरा बना रहेगा। वहीं बर्फीले तूफान की चेतावनी के बीच स्थानीय लोगों और सैलानियों को भी सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारी बर्फबारी होने से कई इलाके बर्फ के नीचे दबे भी दिख रहे हैं, जो फिलहाल परेशानी का सबब जरूर है। भारी बर्फबारी के बीच सोनमर्ग में जब सड़कें बर्फ के पहाड़ों में तब्दील हो गई तो बीआरओ के जवानों ने रास्ता साफ करने के लिए मोर्चा संभाला। हालांकि लोग बाग इस स्नोफॉल का मजा लेने के लिए दूर दराज से इन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। वहीं बडगाम में तो खासतौर से स्नो मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। मगर ऐसी बर्फबारी के बीच कुछ खास जिम्मेदारियों को निभाते लोगों की भी तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर हालात के बीच लगातार आगे बढ़ने का जज्बा सिखा रहे हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक घुटनों तक बर्फ गिरी है, मगर इस दौरान जिंदा दिली की मिसाल पेश करते हुए हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर पल्स पोलियो अभियान को जारी रखे हुए हैं। इस बीच हिमाचल के लाहौल में तो कई सालों बाद हुई बर्फबारी ने इलाके की सूरत ही बदल दी है। बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता और धनौल्टी की भी रोमांचित कर दे रही। यहाँ शायद ही इससे पहले चांदी की सफेदी लिए इतनी बर्फ गिरी हो। नैनीताल में भी कल बारिश और ओलाबारी हुई और देर रात इस पर्यटन नगरी को भी बर्फ की सौगात मिली। फिलहाल देश के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ये बदलते मौसम का मिजाज दर्शा रहा है। मार्च का महीना आ गया है, मगर इन तमाम पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी होने से फिर से ठंडक बढ़ गई है। कश्मीर से अशरफ वानी, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और उत्तराखंड के चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में 32 साल के जीवेश कुशवाहा की जिंदगी के 3 साल का संघर्ष रंग लाया है। दरअसल उज्जैन के रहने वाले जीवेश पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनको 3 साल पहले स्टील फैब्रिकेशन फैक्ट्री में काम करते वक्त गलती से हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगा। हादसे में उन्होंने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए, जिसके बाद अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते और फिर जीवित रहने के लिए दाहिना पैर और दोनों हाथ कटवाने के बाद जीवेश ने आर्टिफिशियल ऑर्गन की भी मदद ली, लेकिन वो ज्यादा काम के नहीं निकले। मगर हाल ही में मुंबई में उनका ग्लेनिगल ग्लोबल अस्पताल में सफल हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है।
डॉक्टर्स के मुताबिक इस साल जनवरी में जवेश और उसके परिवार वाले मुंबई के ग्लोबल अस्पताल पहुंचे और ट्रांसप्लांट सर्जरी की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके हैंड ट्रांसप्लांट के काम को अंजाम दिया गया। बता दें कि मुंबई के परेल में ग्लोबल हॉस्पिटल का ये हैंड ट्रांसप्लांट कार्यक्रम 10वां सफल हैंड ट्रांसप्लांट है, जिसे अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर नीलेश सतभाई ने के नेतृत्व में डॉक्टर्स की एक टीम ने अंजाम दिया, जिसके बाद मरीज जवेश इस हैंड ट्रांसप्लांट से संतुष्ट नजर आए। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक हैंड ट्रांसप्लांट के बाद भी कई महीनों तक मरीज को काफी एहतियात बरतनी पड़ती है और डॉक्टर्स की देखरेख में रहना होता है। लगभग 9 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था और आज लगभग 4 मार्च है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, खुद से चल पा रहा हूँ, खाना पीना खा पा रहा हूँ अच्छे से और सब ठीक है। फिजियोथेरेपी जो है वो लंबे समय तक चलती है। जिस लेवल पे हाथ जोड़ा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिकवर होने में कितना समय लगेगा। कलाई के नज़दीक आमतौर पे 3 से 6 महीने में हाथ रिकवर हो जाता है। कोहनी के पास 9 से 12 महीने लग सकते हैं या उसके ऊपर के लेवल पे 1 से 1.5 साल भी लग सकता है पूरी रिकवरी होने के लिए। तब तक आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेस को समझ के उनको रेगुलरली डेली बेसिस पे करते रहना पड़ता है ताकि आपकी बेहतर से बेहतर रिकवरी हो पाए। और अब बात तकनीक की दुनिया की करते हैं। दरअसल तकनीक की दुनिया में मजबूत बनने की दिशा में भारतीय तकनीकी संस्थान किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थान भी युवा कौशल की बदौलत नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनकी समय समय पर प्रदर्शनी भी लगती रहती है। और ऐसे में आईआईटी मद्रास ने भी सालाना ओपन हाउस नाम का प्रोग्राम आयोजित किया। इस इवेंट के जरिए छात्रों ने अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। मद्रास आईआईटी में कौशल का दम, स्टार्टअप्स की दुनिया में दिखा युवा स्किल। आईआईटी के छात्रों ने दिखाया हुनर। आईआईटी मद्रास में सीएफआई के इन होनहार छात्रों ने इनोवेशन की दुनिया में रेस कार, साइकिल और भी कई तरह के नए नए उपकरणों का प्रदर्शन कर लोगों को हैरान कर दिया। मौका था रविवार को यहां आयोजित किए गए वार्षिक ओपन हाउस के 16वें एडिशन का, जिसमें सेंटर फॉर इनोवेशन के इन छात्रों ने अपने द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया। ओपन हाउस हमारे लिए एक सालाना इवेंट है जहां छात्र साल भर बनाए अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को उत्पाद के रूप में शोकेस करते हैं। इस साल ओपन हाउस की ओर से 25 क्लबों की तरफ से 76 प्रोजेक्ट्स शोकेस किए जा रहे हैं। by members of about 25 clubs. आपको बता दें कि सेंटर फॉर इनोवेशन छात्रों द्वारा चलाई जा रही भारत की सबसे बड़ी इनोवेशन लैब है, जो छात्रों को फंडिंग के अलावा 3D प्रिंटर, लेजर कटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क स्टेशन समेत कई और सुविधाएं मुहैया कराती रही है। जानकारी के अनुसार 1000 से ज्यादा आईआईटी के छात्रों ने अपने 76 प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया। इनमें सोलर एनर्जी युक्त रेस कार, खून और मेडिकल सामानों की डिलीवरी के लिए यूएवी यानी मानव रहित विमान जिसे हम ड्रोन कहते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक 3D मेटल प्रिंटर, दृष्टिहीनों के लिए विजन प्रोजेक्ट जैसी कई और इनोवेशन भी यहाँ प्रदर्शित किए गए। इन तमाम प्रोडक्ट्स के बूते आईआईटी के इन छात्रों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दरअसल अत्याधुनिक तकनीक से युक्त स्टार्टअप के तहत बनाए गए इन तमाम तकनीकी साजो सामान को प्रदर्शित करने के पीछे मकसद बिजनेस एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर से अपने इनोवेशंस को शोकेस करना था, ताकि देश के साथ ही बाहरी लोगों के सामने ये छात्र हिंदुस्तान के युवा स्किल का हुनर दिखा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको एक ऐसी युवती की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो दूसरों की तरह नौकरी करने की जगह सब्जी की खेती करके लाखों रुपए कमा रही है। लखनऊ की रहने वाली अनुष्का जायसवाल ने आधुनिक तरीके से सब्जी की खेती करने का न केवल फैसला किया, बल्कि अपने इलाके के किसानों को खेती करने के नए नए तरीके भी सिखाए हैं। दिल्ली में पढ़ी लिखी एक लड़की जिसकी सेहत ने कुछ साथ नहीं दिया तो वो लखनऊ लौट आई, लेकिन कुछ करने के अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया और कृषि के क्षेत्र में अपना नया सफर शुरू कर दिया। ये है अनुष्का जायसवाल।
जो अब आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छी खासी फसलें उगा रही हैं। लखनऊ के मोहनलाल गंज तहसील में अनुष्का का 3 एकड़ में फार्म और पॉली हाउस है, जहां ये शिमला मिर्च और ब्रोकली की खेती कर रही हैं। यही एक आई थिंक मैसेज मैं देना ही चाहूंगी लोगों को कि आप बेटर तरीके से करिए एंड आप आइए, आप एजुकेशन का यूज करिए इन फार्मिंग एज वेल, है ना। हमेशा हमें फार्मिंग को लुक डाउन क्यों करना है, व्हाई इज इट लाइक दैट, है ना, ये नहीं होना चाहिए। सो मैंने जब ये शुरुआत की थी तो मुझे भी घर में ये बोला था कि इफ यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। अनुष्का खुद तो स्पेशल तकनीक से खेती कर ही रही हैं, इसके बारे में दूसरे किसानों को भी बताती हैं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। अनुष्का न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को रोजगार दे रही हैं, बल्कि देश में आधुनिक खेती का चेहरा बन करके युवाओं को प्रेरणा भी दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, किसी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या बात है, यानी कि जीवन में कामयाब होने के लिए मेहनत, कोशिश के साथ धैर्य भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, कहते हैं कि सब्र किसी शख्स की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत है और ये अक्सर मजबूत लोगों में ही मिलती है। जब अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन में बोया गया एक बीज पहले अंकुर और बाद में पौधा बनने के लिए समय लेता है, यानी पेड़ पर फल अपने तय समय पर ही आएगा। क्या बात है भाई, सुख तो हमेशा ही आपके धैर्य की परीक्षा लेता है ना। इसीलिए कामयाबी मिलने तक थोड़ा सा सब्र करें और हमारी मुलाकात होने तक कल शाम 5 बजे तक का सब्र करें। अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहें गुड न्यूज टुडे।